कारण भी बनता जा रहा है। हाल ही में जोधपुर के लोहावट का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रील्स और मीम्स के कारण एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। रील्स और मीम्स के काले सच से जुड़ा ये तो बस एक मामला है, और न जाने देश में ऐसे कितने अनगिनत मामले हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी खराब कर दी या फिर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आज बात यही कि आखिर सोशल मीडिया के इस घिनौने चेहरे से कैसे निजात मिल सकती है और कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो बेहद संवेदनशील तस्वीरें और बेहद संवेदनशील विषय आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनीता गौतम, जो कि मनोचिकित्सक हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा सोनी जी, जो कि मिस एशिया इंटरनेशनल 2018-19 है और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अलका गौर जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीनों मातृशक्ति हैं और बेहद संवेदनशील, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हम चाहेंगे यही कि आज इस चर्चा के माध्यम से समस्या का समाधान तक हम पहुंच सके, समाधान निकाल सके। सबसे पहले अनुपमा जी, मेरा आपसे सवाल यही कि कितना संवेदनशील आप समझती हैं इसे, और किस तरह से इससे निजात मिल सकती है, क्या क्या समझती हैं आप इसको? सोशल मीडिया ज़िंदगी की एक ज़रूरत तो बनी गया है और एक आदत भी बन गया है। अगर देखा जाए तो हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया पर हम जो इसकी खूबियों को देखते हैं या इसके एडिक्शन को देखते हैं, तो उसके बाद हमें कितने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला इशू हो जाता है कि मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है। हम अपने आप को हम डिप्रेशन में रहने लग गए, हम अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। हमें इस चीज़ की आदत पड़ गई कि चलो थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देख लें। आप शुरुआत करते हैं एक छोटे से कोई एक रील देखने से, और उसके बाद में कंटिन्यूस एक एडिक्शन में कब तब्दील हो जाता है आपको मालूम ही नहीं चलता। आप घर में बैठे हैं, आपके पास आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और हम जो एक क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करने का होता है, वो टाइम तो गायब ही हो गया है। तो जो रिलेशनशिप है वो पूरी एक स्ट्रेनस कंडीशन में आ गई, तनावपूर्ण रिलेशनशिप्स हो गए हैं। उसके अलावा जब भी हम अपने फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम में ऐसी कोई भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, तो हमें अपनी बॉडी इमेज को लेकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लग गए हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी इमेज में अपने आप को देखना पसंद करते हैं। इसने ये पोस्ट डाली, उससे कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे वो पहुँचे, हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली अवसाद को जन्म दे रही है, और अवसाद को जन्म देने से इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत सारी समस्याएं आपने सामने रख दी हैं, और इससे अनगिनत समस्याएं और भी है। हमारे साथ अलका गौर जी, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम, क्या मानती हैं कि जो समस्या सोशल मीडिया के जैसे इंट्रोड्यूस हुई सोशल मीडिया, और ये समस्याएं जैसे जैसे बढ़ने लगी, इसका एक बड़ा कारण क्या मानती हैं? क्योंकि चर्चाएं इस बात की भी है कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एकाकीपन का जो स्वभाव है अंतर मन में आता जा रहा है। आप कौन कौन से कारण और मानती हैं? सबसे बड़ा कारण तो है टेक्नोलॉजी। हम ये तो चाहते हैं इंसान होके कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, और अब तो एआई का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से उसमें एल्गोरिदम सेट होती है कि आप एक बार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको नॉन स्टॉप वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो। और ज़्यादातर लोगों को सेटिंग्स भी नहीं पता है कि किस तरह से उसको सेटिंग्स करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करिए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए नहीं। सेकंड थिंग है कि आजकल अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो पेरेंट्स ने एक स्पेस करके जो वर्ड दिया है, वो स्पेस क्या है? परिवार में 4 कमरे हैं, उसमें क्या स्पेस चाहिए? मैदान में जाके थोड़ी ना रहना है। तो फिर हमें टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना सिखाने के लिए पहले पेरेंट्स को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब भी आप कभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप उसको काम के लिए कर रहे हो या सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो।
एंड मेक श्योर कि आपको कोई वॉच कर रहा है। तो हमेशा आप, वैसे भी हम इन जनरल भी कहते ही हैं कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप उसका 10 साल आगे का विजन रख के करिए, और आप ये भी ध्यान में रखिए कि काफ़ी लोग उससे प्रभावित होते हैं, सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी। तो आपका हमेशा ध्यान जो है वो इस तरफ रहना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक पहलू होता है, सही भी होता है और गलत भी होता है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अनीता जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। अनीता जी, मैं समस्या के समाधान पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जो बात अभी अलका जी ने कही, इससे कितना इत्तेफाक करती हैं कि जिस स्पेस की हम, जिस स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बद्धा चेहरा इस समय लेती जा रही है, उससे, उस बात से कितना इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल, अलका जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम अपने आसपास देखते हैं, हम उससे हट नहीं सकते, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, चाहे हम माने या ना माने। अब हम उसमें कैसे रहें कि हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से अपने काम में ले सकें, या फिर उससे हम नुकसान पा सके, ये हमारे हाथ में है। अभी हम सब ने बात करी थी कि क्या कारण है, क्यों सोशल मीडिया हमारे दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हो रहा है। सबसे पहली बात है, रील्स क्यों बनाई जा रही है। रील्स बहुत ईजी है, कैमरा हमारे हाथ में है, 2 सेकंड्स या 2 मिनट की एक रील बनानी है, और वो रील आसान पैसा कमाने का जरिया है, इजीली फेमस होने का जरिया है। ये 2 चीज़ें हैं जो युवाओं को मोटिवेट करती है कि हम फटाक से रील बनाएं, एक हमारी रील वायरल होती है और हम लोगों की नज़र में आ जाते हैं। आप देखिए, पहले जहाँ पे लोग अपने घरों की फोटोज तक दूसरों को दिखाने में ऐसे शर्माते थे कि हमारे ये निजी मामला है या हमारा पर्सनल है, हम इसको कैसे ओपन करें। वहीं पर आजकल लोग अपने पर्सनल चीज़ों को भी सोशल मीडिया पे करते हैं, रील्स बनाते हैं। हमारे घर में कैसे काम कर रहे हैं, हमारे घर में कैसे सफाई हो रही है, हम किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर हम अपने हस्बैंड या वाइफ से कैसे बातें करते हैं, कैसे गुस्सा होते हैं, ये सब चीजें भी लोग इनकी भी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, और ये एक बड़ी समस्या का सबब बड़ी है। समस्या है। और आपने अभी जो बात हुई है कि जैसे कि बाबा की डेथ हो गई है, लोग रील्स बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशंस खत्म ही हो रहे हैं। एक आदमी सुसाइड कर रहा है, एक आदमी मर रहा है उनके सामने, लोगों को ये नहीं कि मैं उसको रोकूं या क्या करूं। अभी तो मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए कि मैं इसको रील्स को बना देता हूं, इससे मैं पोस्ट कर देता हूं, इससे मेरे व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, सोच सबसे ज्यादा ये हावी हो जाती है। बेहद गंभीर विषय है। अपनी निजी जो लाइफ है उसको भी सोशल किया जा रहा है, और मुझे लगता है अनुपमा जी बहुत बेहतर जवाब इसका दे पाएंगी, क्योंकि आप मिस एशिया इंटरनेशनल रही 2018-19 में, ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई रही। क्या मैडम वाकई में इतना ज़रूरी हो जाता है कि अपनी निजी लाइफ को हम सोशल कर दें, सबके बीच में हमारी पहचान बनाएं? देखिए, बिकॉज आपने बोला कि मैं एक फ़ैशन उससे जुड़ी रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा दबाव होता है। जो लोग फैशन इंडस्ट्री से या शोबिज़ से जुड़े होते हैं उनके ऊपर बहुत दबाव होता है कि वो क्या पहन रहे हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, किस तरीके से की सोसाइटी में वो बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। तो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए या हाईलाइट करने के लिए मुझे लगता है कि लोग बहुत दबाव के बाद में इन चीज़ों को, मीडिया को यूज़ करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे एक उसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिक्शन में कन्वर्ट होता है, और उसी से आपको सारे के सारे जो अवसाद जुड़े हुए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, बॉडी शेमिंग, ये सब चीज़ें उसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव क्रिएट करता है। पर ये दबाव ना सिर्फ अब फैशन और ग्लैमर से रिलेटेड है, अब ये हर किसी के अंदर, घर घर के अंदर पहुंच चुका है। लोग रील बनाते हैं, तो रील बनाते हैं क्यों? वे दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं यहाँ घूमने गया, वहाँ घूमने गया, एवरीथिंग इज गोइंग ओके इन माई लाइफ। सो वो एक शो ऑफ करके जो होती चीज़ें वो बाहर निकलने लग गई हैं। जी, जबकि निजी जिंदगी में कुछ उलट ही होता है। बिल्कुल, निजी जिंदगी अलग होती है। लोग इसको कई बार ऐसा डिस्प्ले भी तो करते हैं कि रियल लाइफ में ये होता है और रियल लाइफ में ये होता है। सो जैसे कि अभी अनीता जी ने बताया कि लोगों को फेमस होना होता है, तो ये एक बहुत ही, बोलते हैं, शॉर्टकट है फेमस होने के लिए। लोगों को लगता है एक रील हिट हुई, वायरल हुई और मैं फेमस हो जाऊंगा, जबकि ये जो शॉर्टकट है हमेशा शॉर्टकट ही रहेगा लाइफ में, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं होता, वो सिर्फ हार्ड वर्क होता है। तो लोगों को सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम मोबाइल की या सोशल मीडिया की, इस टेक्नोलॉजी के हाथ की हम कठपुतली नहीं है। ये एक डिवाइस है जो हमें यूज़ करना, ये हमारा खुद का बनाया हुआ डिवाइस है।
हमें इससे बहुत ही समझदारी से, बहुत ही कॉशियसली इसको हमें यूज़ करना है, विजिलेंट रहना है इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल अलका जी, सामाजिक विषयों से आप जुड़ी रहती हैं, क्या मानती हैं मैडम, क्या शिक्षा की कमी है लोगों को अब इसको पढ़ाने के लिए? कितना कैसा यूज होना चाहिए सोशल मीडिया के, उसके लिए भी स्कूल्स में जागरूकता लाने की ज़रूरत है? देखिए, इसका कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है इमोशनल क्वेश्चन से और इंटेलिजेंस क्वेश्चन से। सबका परसेप्शन किसी भी सिचुएशन में अलग अलग होता है। आप किस तरह से उस स्थिति को परिस्थिति में चेंज कर सकते हो, ये आपका आउटलुक है। तो कई बार होता है कि हमने उसको, या तो आप उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, वो एक तरीका अलग होता है। कई बार होता है हम किसी को नीचा दिखाने के लिए उस तरह की रील्स बना रहे हैं, या किसी को हैरेस करने के लिए या मोलेस्ट करने के लिए। तो स्कूलों में और कॉलेजेस से आप वहाँ बच्चे कितना ज़्यादा से 6 घंटे निकाल लेते हैं, वहाँ से नहीं होगा। ये शुरुआत हमने घर से ही की थी, तो इसको ख़त्म भी घर से ही करना पड़ेगा। हमें घर के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। गैजेट को जगह कहाँ, क्यों मिली, कब मिली, क्योंकि एकल परिवार आ गए जी। एकल परिवार के अलावा कोविड की स्थिति से जब हम गुजरे और वापस से जुड़ने लगे एक दूसरे से, उस समय किसी ने इसको कमाई का जरिया भी बना लिया। तो उस समय ये था कि बहुत टीवी पे कितना देख लोगे आप, टीवी भी 2 महीने के अंदर कितना टीवी देख लोगे। तो उन्होंने उसको कमाई का जरिया बनाया। एक हमारी मानसिकता होती है, हम अच्छी चीज नहीं देखते हैं, लेकिन गलत चीज जो है उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो कोरोना तो चला गया मैडम, लेकिन ये एक बड़ी बीमारी है सोशल मीडिया की, हमको देख रह गई। और इसके लिए सबसे पहले हमें परिवार के अंदर, जिस तरह से पहले के समय रहते थे, एकल परिवार होने लग गए। अब कोई दादा दादी नाना नानी के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई बुआ चाचा के लिए। तो सबसे पहले परिवार के अंदर जो फैमिली बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ये बात पक्की कर लें, दिन के 3 खाने में से, सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना, उसमें से एक आपको परिवार के संग करना ही करना है, जिसमें आपके पास कोई मोबाइल नहीं होगा, जिसमें आप सिर्फ एक दूसरे से रिलेटेड, आपने दिन भर में क्या काम किया है उससे रिलेटेड आप बातें करिए। आपको कल क्या करना है, आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए। तो जब इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, हमेशा जगह, खाली जगह जो है वहाँ पे तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही आके भरेगा जिसकी वेटेज नहीं है। लेकिन उस खाली जगह को अगर आपने संस्कार से पाला है, संस्कार से पोषित किया है और उसके अंदर बहुत सारा प्यार दिया है, तो वो जगह कभी भी किसी दूसरी चीज़ से भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट, सच बेधड़क के मैनेजिंग एडिटर दशरथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं, तो सर बेहद करीब से कानून को भी आप समझते हैं, और आपसे यही जानना चाहेंगे, आज एक बड़ी समस्या सोशल मीडिया और उन पर चलने वाली रील्स और मीम्स बन चुके हैं सर, उस पर चर्चा की जा रही है। योगेंद्र जी, फिल्मों और नाटक को सेंसर करने का तो प्रावधान है, सेंसर किया जाता है तब दिखाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर शायद इस तरीके की, दशरथ सिंह जी, शायद इस तरह की रोकथाम हमको नहीं देखने को मिल रही है। ये कहना सही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहा है, उसमें कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ भी हो, हमें पैसा कमाने के लिए या सस्ती लोकप्रियता या प्रचार पाने के लिए यह व्यक्ति, जो आज युवा पीढ़ी अधिकांश रूप से भ्रमित होकर के ये जो कार्य कर रही है, उसमें हम देख सकते हैं कि वो आधे रील बनाने में बिजी है, आधे रील देखने में बिजी है जी। तो एक तो युवा शक्ति का जो अपना मैन पावर है वो आइडल होता जा रहा है, और साथ में जो अपने लक्ष्य से भटकता जा रहा है। दूसरा, लक्ष्य से भटकने के साथ साथ क्राइम की तरफ प्रवृत्त हो रहा है जी। धूम जैसे ऐसे स्टंट बनाएंगे जो उनके जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं, या कोई राहगीर जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसका कोई अपराध नहीं, उसको जीवन का खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें वर्तमान आईपीसी में 336 में इसको ऑफेंस माना गया है कि आप दूसरों के जीवन को संकट में डाल दें। आपके आईटी एक्ट में 66A में स्पेशल प्रावधान दे रखे हैं कि आप किसी भी रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उस रूप में नहीं ले जा सकते जो मानव के लिए हानिकारक हो सके, समाज के लिए अहितकर हो सके जी। तो जो समाज के लिए अहितकर है, इसके लिए कौन विचार करेगा, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होना आज अति आवश्यक है। सर्वप्रथम परिवार के स्तर पर, जिस परिवार के बच्चे या बच्चियां इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, अगर वहाँ टोका टोकी नहीं होगी, सबसे बड़ा सेंसर तो वो परिवार के जो जज बैठे हैं घर में, माता पिता और उसके परिजन, वो सबसे बड़े जज हैं कि आपको क्या एक्सपोज करना है और क्या नहीं करना है जी। दूसरा है जो जिस पे कानून को लागू करने की दायित्व है,
वो इसको एक क्राइम के रूप में ही देखते हुए जो व्यक्ति अपनी केवल लोकप्रियता के लिए भ्रम पैदा कर देते हैं, कोई स्टंट करने के लिए ऐसे ऐसे युवाओं में भ्रम पैदा कर देते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट डाल करके वैमनस्य पैदा कर देते हैं, आपसी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ देते हैं, तो उनके लिए एक विशेष सेल बनाई जा करके जो अधिकांश जगह बन चुकी है, परंतु उसको और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा तकनीकी रूप से समृद्ध करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, इसकी तो आवश्यकता है ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं दशरथ जी एक आवश्यकता ये भी है कि जन जागृति लाई जाए, खासतौर पर अगर क्योंकि ये क्राइम लोग करने लग गए हैं सोशल मीडिया के इस माध्यम से, कुछ भद्दी तस्वीरें हम लोग देखते हैं, इस तरह की लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण क्राइम का वो बन जाता है। ऐसे में लोगों में जन जागृति किस तरह का कंटेंट आप सोशल मीडिया पर लाए और उसके बारे में पुलिस प्रशासन अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले, इस तरह की जागरूकता का एक अभियान चलाया जाए, उसको कितना ज़रूरी समझते हैं सर आप? देखिए, कोई भी कानून या जन जन तक पहुंचाने वाला जो संदेश है उसमें जब तक जनता की सहभागिता नहीं होती तब तक वो अधूरा रहता है जी। गांव चौपाल तक, विद्यालय में, जहां भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर जहां पर प्रबुद्ध लोग बैठते हैं, उनका महत्ती दायित्व होता है कि डाउन द लाइन ये बात युवाओं में, नौजवानों में जो जोश में अपना होश खो बैठे रहे हैं जी, तथा इस प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको एहसास दिलाए, उनसे क्या सावधानियां बरतनी है ये बताएं, और उस स्तर पे ही गांव के स्तर पर, अपने मोहल्ला और शहर के स्तर पर उसे आभास दिलाए कि आप क्राइम की दुनिया में जा रहे हो, वहाँ नहीं जाना है। उसके लिए आपका जो पुरानी चौपाल व्यवस्था थी वो लगभग समाप्त हो गई, परंतु इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जैसे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे को समझाया जा सकता है जी, इसका सदुपयोग भी बहुत किया जा सकता है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेके आप कहीं पर भी बैठे हुए अपने परिजन अपने बच्चे को समझा सकते हैं, वेल विशर जो शुभचिंतक है वो अपने साथी को समझा सकते हैं कि आप यह गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो, कानूनन अपराध होने के साथ साथ ये समाज में भी गलत संदेश पहुंचा रहा है, उसमें हमारा एक दायित्व बनता है, इसका वृहद प्रचार अति आवश्यक है। बिल्कुल दर्शक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बिना जन जागृति के, बिना जन सहभागिता के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समाधान नहीं निकाला जा सकता। अनीता जी, एज ए मनोचिकित्सक मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि नई नई बीमारियाँ इंट्रोड्यूस हो रही है सोशल मीडिया के आने के बाद, क्योंकि पहले भी आपसे चर्चा हुई तो आपने कहा कि गेमिंग से जुड़ी हुई डिजीज़ हमारे सामने आने लगी, उसको एक अलग नाम दिया गया है। किस तरह की बीमारियाँ लोगों में देखने को मिल रही है इस दौरान? शराब जो लेते हैं शराबी, उनको एक अलग कैटेगरी में डाला है एडिक्शन डिसऑर्डर, जिसके अंदर जिनको इनकी लत लग जाती है। उसी तरीके से जब ये सोशल मीडिया या गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद देखा गया कि ये जो लत है काफ़ी ज़्यादा समाज में है, और इसकी वजह से जो गेमिंग डिसऑर्डर है इसको एक अलग कैटेगरी के अंदर गेमिंग डिसऑर्डर नाम से ही एज अ बीमारी ICD-10 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। इसका मतलब क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इसके बारे में हम अलग से जानकारी लें, इसके बारे में इसका एक अलग से ट्रीटमेंट प्लान हो, इसके बारे में जानकारी हो, तभी तो हम इसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, इसके लिए एक प्लान बना सके। इसलिए इसको एक अलग से एज अ डिजीज़ हमने नोटिफाई कर दिया, एक ICD-10 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। स्क्रीन एडिक्शन हो गया, एक अलग बीमारी है जो बिल्कुल स्क्रीन टाइम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के अंदर लत लग जाती है कि वो किसी भी टाइप का स्क्रीन, चाहे आपके लैपटॉप का है, चाहे आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो स्क्रीन देखने की लत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे शराबियों को शराब पीने की लत लग जाती है, वो ये नहीं देखते कि मैंने कितनी मात्रा में पी है, कब पी है, सुबह से शाम तक वो कंटिन्यूस उस अल्कोहल को ले सकते हैं। वैसे ही जिनको इसकी लत लग जाती है वो कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम उनका इंक्रीज हो जाता है, उनका सारा टाइम स्क्रीन को किस तरीके से यूज़ करें उसके अंदर वो अपना गवा देते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से दूर कट जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, और कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, कई बार उनके अंदर कई फिजिकल डिसऑर्डर्स भी, जैसे कि उनका बैकएक रहने लग जाता है, आंखों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी एक कारण हो जाता है, क्योंकि आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके इमोशनल जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो आप लोगों के इमोशंस को नहीं समझ पाते। हम क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग है, बच्चा कैसे एक दूसरे के इमोशंस को देखता है, वो सामने चेहरा देखता है कि कैसे मम्मी गुस्सा हो रही है, कैसे पापा सिर्फ आंखों से आपको बता देते हैं कि ये करना है वो नहीं करना है,
ये सब चीज़ें बच्चा देखकर सीखता है। कोई खुश है, कोई नाराज़ है, कोई गुस्सा है, कोई घृणा से देख रहा है, ये सब इमोशंस है। पर अगर वही बच्चा ज़्यादातर समय सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा है तो वो ये कैसे सब चीज़ों को लर्न कर पाएगा, कैसे सीख पाएगा। कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल जो एक हमारा इमोशन है, ह्यूमन इमोशंस की जो इंटेंसिटी वो ख़त्म होने, जो हमारी संवेदनशीलता है वो कम होने का कारण यही है क्योंकि हम गेम्स खेल रहे हैं। और गेम्स भी कैसे, जिसके अंदर मार धाड़ है, एग्रेशन है, न्यूडिटी है। कहाँ है उसके अंदर कुछ सिखाने वाली बात? वो तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सिखा रहा है। अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही चीज़ ही हमारे दिमाग के अंदर कैच होगी। तभी तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, डिप्रेशन, अवसाद या कितने ही ऐसे इमोशनल डिसऑर्डर्स युवाओं को, बच्चों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनीता जी, जिन गेमिंग ऐप्स की आपने बात करी, और दर्शक जी से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि दर्शक जी गेम, जब एक ब्लू व्हेल गेम जो कि कोरोना समय पर आया था, यूरोप में काफ़ी चला, इंडिया में भी आया, 1-2 मौतें उस गेम को खेलने वाले बच्चों की हो गई, उसके बाद सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। इस तरह के गेम बन रहे हैं, इस तरह की ऐप्स बन रही हैं, इनसे किस तरह से निजात पाई जा सकती है और क्या इस तरह के कुछ प्रावधान हैं कानून के अंदर? देखिए, कानूनी प्रावधान है मगर इतने सख्त नहीं हैं जिससे कि ये अभी प्रसारित हुए जा रहे हैं। यद्यपि इनमें जो शुरू में एक गेम जिसकी वजह से एक व्यक्ति डिप्रेशन में या स्वयं सुसाइड तक जाने लगा, उस गेम को जब उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे काफ़ी सख्ती से लिया गया। इसी तरह अन्य, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल है, जहाँ कहीं भी अर्निंग के लिए, जहाँ कहीं भी तकनीकी छेड़छाड़ करके और इस तरह की चीज़ें बनाई जाए जिससे कि युवा आकर्षित हो, वो अपना हित और अहित नहीं समझ पा रहा है, तो उसको कानूनी प्रावधानों का डर तो तब होगा जबकि वो स्वयं अपने जीवन के विषय में सोच के उस कंटेंट को देखेगा। जी, कंटेंट को लोग देखे जा रहे हैं, उसकी डेप्थ में जाए जा रहे हैं और जाकर के डिप्रेशन और आत्महत्या तक पहुंच रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा दायित्व तो जो मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि यदि कोई बच्चा दरवाज़ा बंद करके बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे देख रहा है तो ज़रूर कोई आपत्तिजनक चीज़ देख रहा है, क्योंकि वो परिवार से छुपा के कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जो क्राइम से रिलेटेड है। जी, दूसरा, वो एकांत पसंद करता है, तो समझिए कि वो उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जो समाज के हित में नहीं है, परिवार के हित में नहीं है। तीसरा, माता पिता द्वारा जब कभी भी फ़ोन उसका मांगा जाए या उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने का प्रयास किया जाए और वो उसको वर्जित करता है, उनको रोकता है, तो समझो कि वो कुछ आपत्तिजनक देख रहा है। तो इनके बारे में सजगता रखेंगे तो हमें कानून के प्रावधानों तक जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुपमा जी, जिस आज़ादी की हम लोग बात कर रहे हैं, शायद बेहतर जवाब आप दे पाएंगी, और कहीं ना कहीं वो अभद्रता का रूप लेती जा रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह की न्यूडिटी फैलाई जा रही है। क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो समझते हैं कि ऐसा सब कुछ करके या इस तरह के वीडियोस को वायरल करके हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे? मुझे जो अवेयरनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमने सोशल मीडिया के दुष्परिणाम तो देख लिए, पर अब हम वही जन जागृति हमारे लिए बहुत ज़रूरत हो गई है। तो जैसे हम गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनको वर्चुअल टच के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक ऐसे प्रोग्राम जो हमारे रोज़ के स्कूल प्रोग्राम के साथ में इनकलकेट हो और उसके अंदर बच्चों को बताया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अनजान लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और जब ये इंटरेक्शन बढ़ती है तो उनका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्या सजगता उनको बरतनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो इमेच्योर है, उन्हें नहीं मालूम है कि दुनिया में जो लोग हैं वो किस तरीके के लोग होते हैं, वो कैसे किसी को भी फंसा सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी अब जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं तो वो उसके साथ में लोग झांसे में आ जाते हैं। तो बच्चों को तो अवेयर करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया वर्चुअल टच के माध्यम से, उनको पता होना चाहिए कि जो क्राइम बिल्कुल, और कई संस्थाएं इस पे काम भी कर रही हैं। अलका जी, समय की बाध्यता है और विषय बेहद गंभीर है, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि किस तरह की समस्या और समाधान किस तरह का देखती हैं? देखिए, सबसे पहले ये समस्या क्योंकि हमारी ही बनाई हुई है, और मैंने ये देखा है बच्चे जो हैं बहुत ही मासूम होते हैं, हम कैसे भी उनको कैटेगराइज कर लें। जो टॉडलर्स जो घर में रहते हैं माता पिता के संग, या फिर स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग,
सारे ही बहुत मासूम होते हैं, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम उनको किसी भी तरह से कहीं ना कहीं, अगर वो कॉलेज गोइंग है तो उनको स्किल्स के संग उनको कनेक्ट करें, जिससे वो अप स्किलिंग में रहेंगे तो वो ये सब चीज़ें अपने आप ही छोड़ देंगे। अगर वो स्कूल गोइंग है तो उनके जो स्कूल के ट्यूशन्स और बाकी कॉलेज की क्लासेस है, कोशिश करें कि वो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन रहे। और उसके अलावा उनको घंटे भर के लिए कहीं ना कहीं या तो जिम या गेम या किसी भी तरह की एक्सरसाइज में उनको इन्वॉल्व करें, जिससे कि वो इससे बाहर निकलें। सैटरडे संडे का टाइम जो है वो हम बच्चों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स जो है, क्वालिटी टाइम दें और अपने साथ रखें, उनको कहीं घुमाने ले जाएं या परिवार का ही कोई प्रोग्राम कर दें। अगर हम टॉडलर्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत मासूम होते हैं, आप चाहो जैसे उनको बहका के उसको इससे दूर कर सकते हो। लेकिन सारी जो करना है वो हमें करना है, बाहर से करने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये करा हुआ भी हमारा ही है। और ऊपर से अब हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो जाए। तो सबसे पहले जो अवेयरनेस है, जो जागरण है, वो हमारे घर से, हमारे परिवार से और हम ही लोगों से आएगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, हम ये बच्चों पे थोपने की कोशिश ही नहीं करें कि वो सही जा रहे हैं या गलत, क्योंकि सिखाया भी हम नहीं है। बिल्कुल, वास्तविकता में रहना भी बहुत ज़रूरी है मैडम इसके साथ। और आप सभी हमारे साथ इस चर्चा का पात्र बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं भी है, समाधान भी है, और समाधान लगता है सबको पता है, लेकिन ज़रूरत है उसको सशक्त तरीके से अप्लाई करने की, जिससे हमारी जीवन में जो सोशल मीडिया का जो एक दूसरा काला चेहरा है वो हावी ना हो सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।